ओके, तो लास्ट टर्न पे मैं पोजीशन एक्सप्लेन कर चुका हूं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया था, ठीक। इसके बाद मैंने डिस्टेंस एक्सप्लेन किया था कि क्या होती है। इसके बाद मैंने वेलोसिटी एक्सप्लेन किया था, ठीक। वेलोसिटी के बाद मैंने स्पीड एक्सप्लेन किया था। स्पीड के बाद मैंने रिलेटिव वेलोसिटी लिखा था, पर इसको मैंने होल्ड पे रखा था कि कुछ टाइम के बाद करेंगे। और उसके बाद मैंने एक्सेलरेशन एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। 7 चीजें थी, ठीक है ना। अब ये जो पोजीशन है, किसी पार्टिकल की पोजीशन की क्या वैल्यू होती है, किस तरीके से पोजीशन को डिनोट करते हैं, ठीक, वो चीज एक्सप्लेन की थी मैंने इसमें। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में क्या होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताता है विद रेस्पेक्ट टू सम ओरिजिन। अगर एक कार्टेशियन प्लेन ले लिया जाए, कोई पॉइंट लगा दिया जाए, तो ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पोजीशन वेक्टर हो जाता है। फिर मैंने डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन किया था। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। कोई पार्टिकल जब ए पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए होगा। ओ क्या है यहां पे? ओरिजिन, ठीक। वो पार्टिकल चल के बी पे पहुंच जाता है तो अब उसका नया पोजीशन वेक्टर ओ बी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ओ बी है, इनिशियल ओ ए था, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ओ बी माइनस ओ ए, ठीक। तो यहां से हमें पता चलता था कि ओ बी माइनस ओ ए वो वेक्टर होगा जो ए से बी पे पहुंचने पे मिला है हमको, ये यानी कि ये वाली चीज वेक्टर ए बी के बराबर होगी, ठीक। तो ये एक रूल निकलता है, वेक्टर का रूल हो गया ये। यानी कि अगर कोई भी वेक्टर ऐसे लिखा है तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। मान लो कोई वेक्टर पी क्यू लिखा है, कोई पार्टिकल पी पे था, क्यू पे पहुंच गया, तो पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ओ क्यू माइनस ओपी हो जाएंगे। जो बाद वाला है वो पहले आ जाएगा, जो पहले वाला है वो बाद में आ जाएगा। इस चीज को बोलते हैं चेंज। ये फाइनल था, ये इनिशियल था, और ये रिजल्ट है। फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस कर दोगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक चीज और बोली थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, और मिनिमम डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो सकती है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल टू फाइनल। देखो ए से बी पे गया था ना पार्टिकल, तो एरो भी हमने ए से बी की तरफ ही लगा दिया, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल होती है, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिस्प्लेसमेंट, और हमेशा स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। डिस्टेंस में मैंने क्या बताया था? डिस्टेंस में मैंने बताया था कि मान लो ए से बी पे जाना है किसी पॉइंट को, और ऐसे किसी दूसरे रास्ते से चला जाता है वो, ठीक। ए से बी पे जाना है किसी को, थोड़ा सा रिकैप दूंगा बस 5 से 6 मिनट का। ए ये है, बी है। मान लो ए से बी पे जाता है, और मान लो इस आर्बिट्रेरी पाथ से चला जाता है ए से बी पे, तो ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि पार्टिकल का पाथ कौन सा था, तब जाके हम आंसर दे पाएंगे। अगर वो पूछे ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, अगर उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी तो ए से बी को लाइन के थ्रू मिला दो, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन वो बोल रहे हैं ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पहले ये बताओ पाथ कौन सा ट्रेवल किया उसने। मान लो उसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? एक कंपास में 1 सेंटीमीटर भरो और इसको ऐसे कट करते चले जाओ, यूं करके, आपको पता चल जाएगा पाथ की लेंथ, और पाथ की लेंथ ही डिस्टेंस होगी और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है पाथ पे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फिक्स है, वो तो स्ट्रेट लाइन का लॉन्ग होगी। तो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर डी है, तो लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैन बी एनीथिंग बिटवीन डी एंड इंफिनिटी। क्या डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकती है डिस्टेंस? कभी
सबसे कम तो डिस्प्लेसमेंट ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, d। तो a और b के बीच की डिस्टेंस d से ज्यादा ही होगी, d से लेके इंफिनिटी तक होगी। ठीक, ये था डिस्टेंस का फंडा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, पाथ डिपेंडेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, पाथ से इंडिपेंडेंट होती है, चाहे कहीं भी जाए, फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करती है। ठीक, इसके बाद मैंने वेलोसिटी एक्सप्लेन की थी। वेलोसिटी में मैंने दो चीजें एक्सप्लेन की थी, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और दूसरी एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में मैंने ये बताया था कि बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जब बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करने का टाइम निकालते तो क्या हो जाता है, एवरेज। ठीक, वैसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया था, पर फाइनल रिजल्ट यही निकला था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने के टाइम से उस डिस्टेंस को डिवाइड कर दो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाती है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या था, काफी लंबे टाइम के बाद। लेकिन हमें जब वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि डिस्टेंस को। डिस्टेंस तो कितनी भी हो सकती है और डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। अब एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इन दोनों में डिफरेंस ये था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पाथ के अलोंग होती है। मान लो पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है पार्टिकल। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाएगी तो एक पॉइंट पे पूछी जाएगी कि यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो आप इस पॉइंट से थोड़ा सा पहले और इस पॉइंट से थोड़ा सा बाद में डिस्टेंस लो, इसको बोलो dx, और इसको कवर करने का टाइम है मान लो dt। तो dx/dt क्या हो जाएगा, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसकी डायरेक्शन पाथ की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी। इस पॉइंट पे पाथ की डायरेक्शन क्या है, ये वाली। अगर हम यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछते तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाती। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब निकालते हैं तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को उन्हें क्रॉस करने के टाइम से डिवाइड कर देते हैं, निकल आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, मान लो यहां से चला पार्टिकल ए से और पहुंचा कहां पे है, बी पे। तो उसने बोला ए से बी तक एवरेज वेलोसिटी निकाल ली। तो क्या करना है, ए से बी को मिलाते हैं, ऐसे बी को मिलाया और बी पे मिलाने के बाद भी इसको आगे कंटिन्यू रख के एरो ऐसे निकाल देते हैं। तो ये तो वी एवरेज की क्या हो गई, डायरेक्शन। और यहां तक की जो डिस्टेंस है, मान लो ये है डी, ठीक, या उसको dx माना तो इसको मान लेते हैं डेल्टा x। यहां से लेके यहां तक आने में डेल्टा t टाइम लग गया, तो अगर मैं डेल्टा x को डेल्टा t से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, v एवरेज आ जाएगा, पाथ चाहे कुछ भी हो। ठीक, अब यहां पे एक चीज और है, इस पॉइंट पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालोगे तो ये आएगी, और एवरेज वेलोसिटी की क्या है, ये रही। देखो इस बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ये तो v इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन हो गई ना, और v एवरेज की डायरेक्शन ये हो गई। तो जरूरी नहीं है किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो, कुछ भी हो सकती है, कितना भी एंगल हो सकता है दोनों के बीच में। बात समझ में आई। तो एवरेज वेलोसिटी में भी करना वही है, डेल्टा x को डेल्टा t से डिवाइड करना है, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है। लेकिन ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है बस, और ये भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, पर टाइम ही इतना छोटा है कि पार्टिकल को मुड़ने उड़ने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ये रेडीमेड स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इसलिए dx की डायरेक्शन भी वही होगी जिस तरफ पार्टिकल चल रहा है। और यहां पे डेल्टा x की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। ठीक, और अगर कोई वेक्टर है यहां पे, इसको किसी स्केलर से डिवाइड करते हैं तो जो भी रिजल्ट होता है उस रिजल्ट की डायरेक्शन और इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है। बात समझ में आई। तो इसलिए यहां पे इस जगह एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो डेल्टा एक्स की होगी, और यहां पे वी इंस्टेंटेनियस की डायरेक्शन वही होगी जो dx की होगी। अब dx तो इतना छोटा है कि उसकी डायरेक्शन खुद पाथ की डायरेक्शन बन जाती है। बात समझ में आई ना, क्योंकि वो इतना छोटा है। क्लियर हो गया। ये चीज कल मैंने वेलोसिटी में बताई थी। अब इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये चीजें हो गई। स्पीड में भी मैंने दो ही चीजें बताई थी,
स्पीड में भी मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड बताई थी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस के लिए तो इंटरवल बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो इसमें मैं डी एक्स को dt से डिवाइड करूंगा डायरेक्ट, और इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। अब आप ये देखो, ये वाला dx अगर कोई भी आर्बिट्रेरी पाथ है, इतने छोटे से पाथ के लिए लूंगा मैं, ठीक, तो जितनी इसकी पाथ की लेंथ है वही इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है ना। जो इस पाथ की लेंथ है वही इन दोनों पॉइंट के बीच की भी डिस्टेंस है। तो dx के केस में डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए आप इस क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इसको बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो यही रहेगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी, लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात करोगे तब भी यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। पर इस बार पाथ लेंथ अलग होगी और दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अलग होगी। क्या बात समझ में आई? पाथ लेंथ डेल्टा एक्स थोड़ी है, पाथ लेंथ डेल्टा एक्स थोड़ी, पाथ लेंथ तो बहुत ज्यादा होगी ऊपर वाली, तो ये वाली चीज यहां पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से नहीं दी जा सकती, ठीक। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड अलग चीज होती है और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग चीज होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये जो बोल रहा हूं मैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होती है, ठीक, पर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखना है। लास्ट टर्न पे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था मैंने, पर मेन पॉइंट यही है, ठीक। ये था स्पीड के बारे में। इसके बाद मैंने एक्सेलरेशन एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था वो भी याद दिला देता हूं मैं आपको। मिटा दूं ना ये तो? ठीक। एक्सेलरेशन में मैंने बोला था कि अगर कोई पार्टिकल इस तरफ चल रहा है किसी वेलोसिटी v से और इस वक्त यहां पे है, तो मैंने पूछा था अगर ये पार्टिकल आपको धीरे 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 इधर मुड़ते हुए यूं जाते हुए दिख जाए, यहां पहुंच के भी स्ट्रेट चला गया, तो समझ लो इस पार्टिकल को कौन किस तरफ धकेल रहा है। तो रिजल्ट निकला था कि अगर ये पार्टिकल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है तो फोर्स ऐसे होगा, जिसने इसको धकेलना शुरू किया है ना वो ऐसे होगा, ठीक। क्योंकि अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, इस पार्टिकल की ये जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है, यहां पे ये वाली वेलोसिटी तो जीरो है और यहां पे ये वाली वेलोसिटी जीरो है, तो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे ना, ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस वेलोसिटी को खत्म कर देगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस वाली वेलोसिटी को जनरेट कर देगा। क्या बात समझ में आई? क्लियर हो गया? तो फोर्स में दो कंपोनेंट होने जरूरी है। लोगों को लगता है कि बस ये फोर्स होगा तो भी काम हो जाएगा। अगर ये फोर्स होगा तो ये कंपोनेंट तो आ जाएगा, पर ये वाला कंपोनेंट खत्म थोड़ी हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट भी यहां पे रहेगा और फिर पार्टिकल तिरछा जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमारा पार्टिकल तो बिल्कुल सीधा हो गया था, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो चुका था, और इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल ये वाला ही कर सकता है, ये वाला तो नहीं कर सकता। कि कोई चीज ऐसे चल रही है, उसको रोकना है तो सामने से ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा, साइड में लगा के रोक सकते हो क्या उसको? ठीक। तो ये वाली वेलोसिटी को अगर खत्म करना है तो बिल्कुल सामने से एक्सेलरेशन आना पड़ेगा, फोर्स आना पड़ेगा, तो जाके रुकेगा। इसका मतलब आपके फोर्स में ये वाला कंपोनेंट तो डेफिनेटली होगा, और क्योंकि पार्टिकल में ये वाली वेलोसिटी आ चुकी है, इसका मतलब ये वाला भी होगा। इसका मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसमें दो कंपोनेंट होंगे, और दो कंपोनेंट होंगे तो फिर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? इस तरफ। क्या कुछ समझ में आया? यहां तक हम लास्ट टर्न पे पहुंच चुके थे, ठीक।
एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये देख लो वेलोसिटी इतने टाइम में कितनी बदल गई है, दैट इज अगर इनिशियल से मतलब फाइनल है वेलोसिटी और सब कुछ दिया हुआ नहीं है डाटा, तो कोई डेटा दिया हुआ नहीं, इनिशियल से फाइनल दी हुई है, कुछ नहीं, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करो और टाइम से डिवाइड कर दो, एवरेज एक्सेलरेशन निकल आएगा। जितना फाइनल है, सो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 से स्टार्ट होगी, हाँ सो फाइनल है 20 किलोमीटर पर सेकंड की, हाँ, तो 20 में से 0 माइनस करो और टाइम से डिवाइड कर दो। सो आंसर आ नहीं रहा। नहीं, क्वेश्चन देना, क्वेश्चन नंबर 5 5 या 6 में से कोई भी होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मैं देख लूंगा जो भी है। ये रही मेरे पास HCV। An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour. What is the magnitude of his average acceleration? 2 सेकंड में 18, हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन का मीनिंग समझो आप। स्पीड का मतलब ये, अगर किसी के पास स्पीड है तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली होगी। अगर कोई दौड़ रहा है तो किसी ना किसी डायरेक्शन में तो दौड़ रहा होगा, खुद सोचो, ठीक है ना, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो दौड़ रहा होगा ना। अब किसी ना किसी डायरेक्शन में दौड़ रहा होगा तो डेफिनेटली वेलोसिटी है, बिना वेलोसिटी के स्पीड थोड़ी आ जाएगी। मान लो किसी चीज की वेलोसिटी 0 है, क्या उसकी स्पीड होगी कुछ? वेलोसिटी डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब बस यही है, 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड। 18 किलोमीटर पर आवर बोला है उसने, इसका मतलब 5/18 मल्टीप्लाई बाई 18, 5 मीटर पर सेकेंड। और यही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि 2 सेकेंड में वो कितना कितना चेंज कर लिया उसने, 5 में से 0 माइनस करो, 2.5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। ठीक है ना, बस यही आंसर है। ठीक, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट, अभी बाकी लोग जब सब कर लेंगे ना तब डिस्कस कर लेंगे हम इसके। फर्स्ट में अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ये वाला अ मैन हैज टू गो, पहले तो एक वो बना लो कार्टेशियन प्लेन, HCV क्वेश्चन नंबर 1। ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया आपने, ठीक है ना। पार्टिकल यहां पे है, ये नॉर्थ है तो ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक, अब ओरिजिन पे आदमी है, उसने बोला 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 50 मीटर जाना है उसे, फिर वहीं का वहीं एकदम से मुड़ेगा 40 मीटर ड्यू ईस्ट जाएगा, ठीक, देन 20 मीटर ड्यू साउथ जाएगा, ठीक है ना, टू रीच अ फील्ड। व्हाट डिस्टेंस हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड? 50 तो पहले नॉर्थ में गया वो, ये कितनी है, फिर किस तरफ गया, 40 गया वो ईस्ट में, ठीक है ना, और 20 गया फिर वो साउथ में। ये तो ये वाली डिस्टेंस तो 30 हो गई और ये 20 हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 40 हो गई, तो ये तो अपने आप ही 50 होगी। ठीक, अब देखो क्वेश्चंस क्या क्या है इसके। ए में पूछा है ना, व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। 50, 40 और 20, एक तो आंसर यही होगा 110। बी पार्ट में बोलो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस, 50 का डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट्स इट। 3/4 तो आगे, लेकिन उसमें लिखा है नॉर्थ ड्यू ईस्ट, उसका मतलब क्या सर? उसके आंसर में लिखा हुआ है नॉर्थ ड्यू ईस्ट। देखो देखो डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट तो ये रहा, फाइनल ये रहा, इनिशियल को फाइनल से मिलाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है आपका, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसकी लेंथ कितनी है 50। नॉर्थ ड्यू ईस्ट, ये नॉर्थ की तरफ है पर ईस्ट की तरफ झुका हुआ है, ये है। अगर किसी चीज को नॉर्थ की तरफ करो, ड्यू ईस्ट, थोड़ा सा ईस्ट में झुका दो, ठीक है ना। अगर वो लिखता 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ड्यू ईस्ट, तो 30 डिग्री ईस्ट में घुमा दो, ये हो गया। ठीक, ये मतलब है इसका, बात समझ में आई ना। तो ये एंगल बताया हुआ है उसने, ड्यू ईस्ट। एक मिनट बस, अभी तो ये ग्राफ राफ वाले क्वेश्चन होंगे। अभी क्या आंसर दिया हुआ पहले वाले में, tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट,
नॉर्थ की तरफ करो, फिर टू ईस्ट कर दो, बीच में ही रोक दो। नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा ना, तो बस बीच में रोक दो यहां पे, नॉर्थ टू ईस्ट। ओके, चलिए हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। ठीक है, एक्सेलरेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने हैं अपन को। ओके, देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या फिर डीवी बाई dt, ये होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को आप dx बाई dt लिखते हो, ठीक, तो यहां से अगर एक्सेलरेशन निकालोगे तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा। ये भी तो एक्सेलरेशन ही होता है। अब जो ये एक्सेलरेशन है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, खैर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फॉर्म में देखो क्या होगा। मान लो एक सर्कल है ऐसे, और एक पार्टिकल इस पे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक। ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B, ये C और ये D। आपको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू C। A से C तक पहुंचने में एवरेज एक्सेलरेशन कितना है, ठीक। 4 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, और जो रेडियस है दैट इज 4 बाई पाई मीटर। तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। और मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि एवरेज एक्सेलरेशन बताइए A टू C, क्या करेंगे। बस इसीलिए तो क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, 2 बाई पाई। देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, देखो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t कर दूंगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या है, डेल्टा v बाई डेल्टा t। आप ये देखो, अगर इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, पाई आर, ठीक। पाई आर डिस्टेंस कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ये, 4 की, तो टाइम कितना लग जाएगा, पाई इंटू आर कितना है, 4 बाई पाई बाई 4। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 सेकेंड। यानी कि ए पॉइंट से बी पे को होते हुए सी तक पहुंचने में 1 सेकेंड लग गया, तो ये रहा 1 सेकेंड। वी फाइनल, वी फाइनल क्या है, वी फाइनल इज -4j, ठीक। देखो v फाइनल कहां पहुंच गया, c पे पहुंच गया ना, ये इस तरफ होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, 4 की होगी, -4j। और a पे वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ। v इनिशियल कितनी है, प्लस की 4j। आप देखो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो v फाइनल माइनस v इनिशियल करूंगा, माइनस का 4j और माइनस 4j डिवाइडेड बाई 1, तो माइनस का 8j मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल आया विद डायरेक्शन। 8 का एक्सेलरेशन होगा किस तरफ, -j में, एवरेज। कुछ समझ में आया क्या, क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है और उसका आंसर भी एग्जिस्ट करता है, और स्पीड भी कांस्टेंट है, ठीक। जेई में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे,
स्पीड कांस्टेंट, तो कुछ लोग यार स्पीड तो बदल नहीं रही, एक्सेलरेशन कहां से आएगा। अगर मैं A to B लिख देता तो क्या आंसर आता, फिर तो I J दोनों की टर्म में आ जाता, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो ये वाली हो जाती, ठीक, इनिशियल ये हो जाती, और आंसर क्या, अगर A से B तक का पूछा जाए एक्सेलरेशन तो क्या आंसर दोगे, V फाइनल कितना, माइनस का 4I और माइनस का 4J डिवाइडेड बाई 1/2, हाफ सेकेंड आता फिर, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, अभी भी कितना आ जाता, 8 आ जाता ना, ऊपर भी, नीचे वाला 2 पर चला जाता, तो माइनस का 8I और माइनस का 8J, ये एक्सेलरेशन आ जाता। अब वो देखो विद डायरेक्शन आंसर आया ना, अगर इसको बोलता प्लॉट करके दिखाओ किधर होगा, तो आप क्या करते, 8 का वेक्टर तो इधर बनाते और 8 का वेक्टर इधर बनाते, और रिजल्टेंट होता ये वाला, आंसर होता 8√2, यानी कि एक्सेलरेशन इस तरफ होता। यही क्वेश्चन तो वहां पे शुरुआत की थी हमने, देखो यही तो स्टार्टिंग थी, पार्टिकल ऐसे जा रहा था, थोड़ी देर में मुड़ के ऐसे हो गया, तो फोर्स किधर आया था, इस तरफ, वही तो डिक्लेयर किया था मैंने, और वो यहां पे आपके पास एग्जाम्पल में है, देख लो अच्छे से। कुछ समझ आया क्या, क्लियर हो रहा है? तो ये एक्सेलरेशन है, क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक, और काइनेमेटिक्स में या जेई ऐसे ही क्वेश्चन के पीछे पड़ा रहता है, जिसमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, आसान क्वेश्चन होता है, ठीक। चलिए इसको नोट कर लेना, क्वेश्चन को, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो सारे के सारे पैरामीटर्स का मैंने आपको ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है ना। अब इनके कंबाइंड क्वेश्चंस पे चलते हैं, ग्राफ्स। बहुत सारे लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ का इंतजार करते हैं कब शुरू होंगे, ठीक है ना, और कोई कोई पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स थ्रू ग्राफ ही पढ़ाता है, ठीक। हम ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100% समझ आए, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पे, अपन पहले डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, फिर वेलोसिटी का, ठीक, फिर डिस्टेंस का, और फिर बाकी जितने पैरामीटर्स हैं सबका ग्राफ बनाएंगे हम एक एक करके। देखिए ये एनालिसिस है फर्स्ट, जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक। एक पार्टिकल ऐसा है जो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मान लो कोई आदमी है, ठीक, ये एक इंसान है, दौड़ रहा है इस तरफ, कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, बहुत पहले से दौड़ रहा है ये। हम इसको देखना शुरू जब करेंगे जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, जैसे ये इस पॉइंट पे आया, ठीक, हमने स्टॉपवॉच ऑन कर दी, काउंटिंग शुरू हो गई। 1 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गया, 1 सेकंड बाद फिर से यहां पहुंच गया, ऐसे करके ये ऐसे पहुंचता जा रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं ये करके कि यहां पे तो टाइम और यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से, ये 0 0 है। शुरू में तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। जैसे ही 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, जैसे ही 1 सेकेंड होता है डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाता है, 2 मीटर हो गया। अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाता है, अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट यहां, और लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी,
यूं करके सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर रहेंगे, यूं काउंट भी करोगे तो आ गई स्ट्रेट लाइन। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, यानी कि अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो टाइम में और डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट लाइन आती है। बात समझ में आई? अब इस स्ट्रेट लाइन का ये जो स्लोप है ये डिपेंड करता है इन स्केल पे। ये कैसे लिए हुए हैं आपने? अगर ये बहुत छोटे छोटे लिए होंगे तो ग्राफ खड़ा हो जाएगा सीधे, और ये बहुत बड़े बड़े लोगे तो ग्राफ नीचे लेट जाएगा। सोच के देखो ध्यान से, ग्राफ का जो स्लोप है वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो स्केल पे डिपेंड करता है आप क्या स्केल लेते हो। जो दिखेगा ग्राफ में एक्चुअल में इनसे ही निकलेगा। ठीक, अगर इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड होती तो क्या होता? ग्राफ कैसा बनता? 1 सेकंड हो जाता और ये यहीं तक पहुंचता। अभी 1 मीटर ही तो पहुंचता, 2 सेकंड हो जाते तो यहां तक पहुंचता, 3 सेकंड हो जाते तो यहां तक पहुंचता, 4 सेकंड हो जाते तो यहां पे ये बस यहां तक पहुंचता। तो अगर इसकी स्पीड 1 होती तो ग्राफ ऐसे हो जाता लगभग नीचे की साइड। यानी कि अगर स्पीड कम करोगे तो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, मान लो 4 मीटर पर सेकंड कर दी मैंने, तो पहले सेकंड में एरो पॉइंट यहां आ जाता, दूसरे सेकंड में पॉइंट यहां आ जाता, तब ग्राफ क्या होता? तब ग्राफ ये वाला बन जाता। यानी कि स्पीड बढ़ाओगे तो ग्राफ इस तरफ चलने लगेगा, लेकिन रहेगा स्ट्रेट लाइन, यहां पे भी स्ट्रेट लाइन। यहां से ये पता चलता है कि अगर स्केल सेम रखो आप और स्पीड बढ़ाओ तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह उठाने लगता है। ठीक, स्केल सेम रखो, स्पीड कम करो या वेलोसिटी कम करो तो ग्राफ नीचे की तरफ झुकने लगता है। यानी कि स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह उठाएगा, ठीक है, और स्पीड कम होगी तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सोचना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देने की कोशिश करना अगर इतना समझ में आया तो। ठीक, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक आदमी दौड़ रहा है इस तरफ, ठीक, और इस तरफ विद सम एक्सेलरेशन दौड़ रहा है। यानी कि धीरे धीरे यहां से काउंट करना शुरू किया हमने, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो ग्राफ, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती तो ग्राफ ऐसे आता, पर धीरे धीरे इसकी स्पीड तो बढ़ रही है तो क्या होगा? ग्राफ धीरे धीरे अपना मुंह उठाना शुरू करेगा। थोड़ी देर तक तो ग्राफ यही रहेगा, पर थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई तो ग्राफ थोड़ा सा अपना मुंह पर उठा लेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ती है तो ग्राफ ऐसे हो जाता है ना। अब स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो ग्राफ थोड़ा सा और मुंह पर उठा लेगा, और बढ़ गई तो और मुंह पर उठा लेगा। क्या बात समझ में आई? आप देखो ऐसा ग्राफ आ जाएगा, कर्व, स्पीड बढ़ेगी और स्पीड कम होगी तो कैसा ग्राफ आएगा? बस, अगर स्पीड बढ़ेगी तो ये ग्राफ आएगा और स्पीड कम होगी तो ये ग्राफ आ जाएगा। ये कब आएगा? जब स्पीड कम होगी, और ये कब है? जब स्पीड ना कम हो रही ना ज्यादा हो रही। क्या चीज समझ में आई? पॉइंट ऑफ टाइम पे सर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट करेगा क्या? नहीं, ये तो पैराबोला है। पैराबोला कभी अंदर की तरफ नहीं मुड़ता, हमेशा बाहर की तरफ रहता है, बढ़ता ही है हमेशा, ऑलवेज। ये होता है ना पैराबोला, ऊपर भी उठता रहेगा और दूर भी जाता रहेगा, इससे हमेशा ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना? ऐसे ही ये ग्राफ है, यूं जाता रहेगा पूरा टाइम। कुछ समझ में आया क्या? और ज्यादा टाइम के लिए देखोगे तो इसे देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि ज्यादा टाइम दोगे तो स्पीड बढ़ के इतनी ज्यादा हो जाएगी आप एनालाइज नहीं कर सकते। बताओ कर सकते हो क्या? क्योंकि इतने तक ही आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इससे ऊपर तो उसको पता है कि कैसे इमेजिन करेगा कोई। कुछ समझ में आया क्या? छोटा सा पॉइंट है, मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ ऐसे आएगा, स्पीड कम होगी तो ग्राफ ऐसे जाएगा।
ठीक, स्पीड कम होते होते एक टाइम पे जीरो भी तो हो जाएगी स्पीड। जब स्पीड जीरो हो जाएगी और मान लो जीरो होते रुक गया पार्टिकल, तो उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्यों? तब टाइम तो खर्च होता चला जाएगा पर डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ पाएगा। बात समझ में आई ना? यहां के बाद स्पीड क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है, स्ट्रेट लाइन आ गई। क्योंकि जीरो क्या है? कांस्टेंट भी तो है, जीरो कांस्टेंट है, इसलिए स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। कुछ ग्राफ में समझ में आया क्या? ये ग्राफ का पहला पॉइंट था। तो स्पीड बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर, स्पीड कम होगी तो ग्राफ नीचे। क्या बात समझ में आई? आगे बढ़े, चलो। तो अब आप ये देखो, ये स्पीड बढ़ रही है, आपने कौन सी कंडीशन ली? एक्सेलरेशन वाली। आपने तो तब ग्राफ बना दिया जब पार्टिकल में एक्सेलरेशन है, ठीक। तो पार्टिकल में जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या सीधा ग्राफ आ सकता है? इसलिए जब पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कर्व शेप में होगा। कर्वेचर होना जरूरी है जब एक्सेलरेशन हो, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी, वेलोसिटी बदलेगी तो डिस्टेंस का जो स्लोप है वो बदलता रहेगा, और स्लोप जब बदलता रहेगा तो कर्व बनेगा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये सब नोट करना है क्या? हाँ करो करो। ये कर लिया क्या? इसको भी करो, फिर नोट करो पहले आप अच्छे से। जब नोट करना हो तो रोक दो मुझे, क्योंकि टाइम है 5 महीने और जाना है बहुत दूर। ठीक, काफी एक्टिव रहना पड़ेगा। आप पहले कौन से इंस्टीट्यूट में थे? मैंने आपको पढ़ाया है, यहीं पे थे ना? मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, याद है। अभी फिजिक्स धीरे धीरे बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अभी ट्रैक पे, अभी स्टार्टिंग है ना, तो धीरे धीरे डीपीपी शीपीपी जब मिलनी शुरू होगी ना तो एकदम ट्रैक पे आ जाएगी फिजिक्स क्लास में। अभी आपकी भी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आप HCV लेके आते हैं, पर धीरे धीरे लानी शुरू करोगे जब मैं उसे बिना उसके डिस्कस कर दूंगा 1-2 बार। हाँ जी, कुछ नहीं, उस तरफ से धकेल रहा। एक्सीलरेशन इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलते हुए पार्टिकल कोई उस तरफ धकेलेगा तो ऐसे मुड़ जाएगा पार्टिकल, ये है उसका मतलब। क्यों? कोई आदमी ऐसे जा रहा है, आप उसको ऐसे धकेल रहे हो तो सीधा भाग के वापस आएगा क्या? नहीं, धीरे धीरे ही तो चेंज होगा यार। वो तो कंटिन्यूअस है ना, वो जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कंटिन्यूअस लग रहा है, समझ लो। पार्टिकल पे एक पार्टिकल जा रहा है और कोई उसको ऐसे ही धकेलता जा रहा है, जहां से भी है थोड़ा थोड़ा हर टाइम धकेल रहा है ऐसे। मान लो वो ऐसे है ना, यू जा रहा है तो पूरा टाइम ऐसे धकेल रहा है उसको, एक टाइम पे सीधा कर दिया उसने। अरे जे कैप क्यों नहीं आएगा? एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट हो गए ना, ये वाला और ये वाला। आई भी आएगा और जे भी आएगा, ठीक है ना? आराम से सोचना, आराम से। हाँ, इसीलिए तो, क्योंकि इधर वाला जब आपने ये पूरा कर दिया ना, ये वाला ये, ठीक है ना, तो इधर वाला कंपोनेंट ऐसे आया, ठीक। तो इसके इस वाले कंपोनेंट ने इसके इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक। तो इसके ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट जुड़ गए। हम एवरेज निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल रहे हैं, पूरा ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है ना, पूरा ओवरऑल इफेक्ट निकाल रहे हैं। ओके, हो गया नोट? ठीक, फटाफट नोट किया करो और जाके जाती रिवाइज किया करो, ताकि आपको ये रहे कि क्या बोल के क्या लिखा था। अगर आपको ये याद है ना क्या बोल के क्या लिखा था,
समझ लो सारे फंडे क्लियर है। जब कुछ लिखा हुआ देखते हो और यही नहीं पता चलता क्या किया था, ये समझ लो कुछ याद नहीं है। अगर आपको इतना याद है ना कि ये जब लिखा था तो ये बोला था और ये समझाया था, तो आपको पूरा कोर्स याद है, समझ लो। और डेली प्रैक्टिस से ही होगा ये। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे फिर से। तो मैंने आपको ग्राफ्स में ये बताया कि अगर स्पीड बढ़ेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी तो ग्राफ मुंह पर उठाएगा, और स्पीड कम होगी या वेलोसिटी कम होगी तो ग्राफ नीचे डाउन हो जाएगा। फिर से देखिए, एक राउंड फिर से मारते हैं हम। एक पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर थ्रो किया, ठीक है ना, 20 की स्पीड से। एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड का चेंज ला देगा। वेलोसिटी में चेंज इतना हो जाएगा कितनी देर में? एक सेकंड में। तो अगर इसकी वेलोसिटी 20 है ऊपर की तरफ, तो एक सेकंड में स्पीड 10 रह जाएगी। यही तो मतलब है इसका, क्योंकि एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ है। जी की वैल्यू कितनी? 10। इसका मतलब अगर 20 से फेंकोगे तो एक सेकंड में कितने का चेंज आ जाएगा? 10 का। तो 20 से 10 रह जाएगा, अगले एक सेकंड में 0 हो जाएगी। यानी कि 2 सेकंड ये ऊपर चलेगा और फिर यहां से वापस आएगा। 0 है ना, इस तरफ 10 और बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते हुए अगर इस तरफ बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक, अब 10 बढ़ के पार्टिकल यहीं पे आ जाएगा और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि 0 से 10 कर देगा और फिर 10 से यहां पहुंचते हुए फिर से 20 कर देगा। यही तो होगा, इसके साथ यही तो होगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं यहां पे, ठीक है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ये है 1 सेकंड और ये है 2 सेकंड, या यहां पे करो 1 सेकंड, यहां पे 2 सेकंड, यहां पे 3 सेकंड और यहां पे 4 सेकंड। क्या होगा? t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी थी? 20। आप देखो ऊपर की डायरेक्शन तो पॉजिटिव मानी हुई है आपने, नीचे की डायरेक्शन को क्या मान रहे हो? नेगेटिव। ये 20 की स्पीड किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव में, नेगेटिव में? पॉजिटिव में। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 20 है, ये लो। ठीक, एक सेकंड बाद कितनी रह गई ऊपर की तरफ? 10। तो एक सेकंड बाद पॉजिटिव में ही 10 रह गई और एक सेकंड बाद 0 हो गई। यानी कि ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे। ग्राफ ऐसे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ऐसे? क्योंकि ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है। पॉइंट तो बीच में ही पड़ता है ना, तो इसी से पास होगा। कोई यहां थोड़ी पड़ा है पॉइंट, पॉइंट तो यहां पड़ा है। कुछ समझ में आया क्या? इसके बाद वेलोसिटी हो गई नेगेटिव और एक सेकंड बाद -10 हो गई। नीचे वाली डायरेक्शन को क्या लिया हुआ है? नेगेटिव। तो एक सेकंड बाद ही -10 हो गई, यहां आ गई, और उसके एक सेकंड बाद -20 हो गई। तो यही का यही कंटिन्यू रहेगा ऐसे करके आगे। पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आई? पूरी बॉल तो ऊपर जाके नीचे आ गई और ग्राफ आया ऐसे। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ आप, अगर मैं इसी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम प्लॉट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट यहां से, ठीक, यहां तक कितना डिस्प्लेस हुआ, फिर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो प्लॉट करना है मुझे। बताइए क्या करूंगा मैं? नीचे। चलो एक चीज बताओ, अगर मैंने इसको पहले ऊपर फेंका है तो पहले एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस चलेगा, ये दूसरे एक सेकंड में भी कुछ डिस्टेंस चलेगा। क्या दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी? कौन सी ज्यादा होगी?
पहले वाले 1 सेकंड में ज्यादा ऊपर जाएगा, बाद वाले 1 सेकंड में कम ऊपर जाएगा, पर जाएगा ऊपर ही। पहले वाले 1 सेकंड में ज्यादा ऊपर क्यों जाएगा? स्पीड ज्यादा हो जाएगी और धीरे धीरे कम होती जा रही है स्पीड। तो दूसरा वाला जो सेकंड होगा उस सेकंड में स्पीड ओवरऑल कम रहेगी, तो उसमें डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो पहले वाले सेकंड में तो यहां तक पहुंची, मतलब ये वाली डिस्टेंस समझ लो ज्यादा है और ये वाली कम है। तो आप देखो पहले वाले सेकंड में डिस्टेंस, मान लो ये जो टोटल मैक्सिमम हाइट है, जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी है? मैक्सिमम हाइट मान लो इतनी है, ये मैक्सिमम हाइट है, मान लो 50 मीटर जाता है। कितना जाएगा? मान लो 20 मीटर ही जाता है, 20 मीटर ही जाता है। तो पहले वाले केस में 10 से ज्यादा जाएगा, दूसरे वाले केस में 10 से कम जाएगा। तो आप ये देखो पहले वाले सेकंड में थोड़ा सा ज्यादा चला जाता है और दूसरे वाले सेकंड में कहां पहुंच जाता है? 20 पे। तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यूं आएगा, स्ट्रेट नहीं आ सकता ऐसे। स्ट्रेट तो तब आता जब पहले सेकंड में भी 10 जाता और दूसरे में भी 10 जाता, पर दूसरे में तो 10 गया ही नहीं है। बात समझ में? कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई ना? अब हो गया यहां पे डिस्प्लेसमेंट। सुनते रहो आराम से, सारी चीजें बताऊंगा, कुछ छोड़ के नहीं भागूंगा। 2 सेकंड हो चुके हैं, जितना ऊपर जाना था चला गया, अब तो नीचे आएगा। पहले वाले सेकंड में ज्यादा नीचे आएगा, दूसरे वाले में ज्यादा नीचे आएगा। दोनों में इक्वल वापस आते टाइम क्यों? मान लो ऊपर चला गया, यहां पे रेस्ट में आया, अब नीचे जा रहा। अब नीचे जाते जाते तो स्पीड बढ़ती रहेगी, पहले स्पीड कम रहेगी फिर ज्यादा स्पीड हो जाएगी, ठीक है ना? तो अब आप देखो जब ऊपर जाते टाइम जिस चीज ने स्पीड कम की है, नीचे आते टाइम वही चीज स्पीड बढ़ा रही है। तो जिस तरीके से उसने स्पीड बढ़ाई है उसी तरीके से वो कम की है, उसी तरीके से बढ़ा देगी नीचे आके, ठीक? तो एज इट इज पहले वाले में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये ग्राफ यहां को टच करके एज इट इज यूं वापस आना शुरू होगा, यूं, और वापस आके यहां पे 4 सेकंड पे, मतलब थोड़ा सा ऐसे आएगा और 4 सेकंड पे यूं आ जाएगा वापस। डिस्प्लेसमेंट फिर से कितना हो जाएगा? 0। ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। सोच के देखो, ध्यान से, अच्छे से सोच के देखो, क्योंकि 4 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाना है? वापस वहीं आ गया ना पुरानी पोजीशन पे, 0 हो जाना है। तो 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 0 को टच करेगा और 4 सेकंड को भी टच करेगा, तो ग्राफ आ गया यहां पे। क्या कुछ समझ में आया? अगर यही का यही ग्राफ डिस्टेंस का होता तो डिस्टेंस तो बढ़ती रहती है, कम थोड़ी होती है। जब तक ये ऊपर चल रहा है तब तक तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम ही रहेंगे, लेकिन जब नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होता रहेगा लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल तब भी बढ़ती रहेगी, ठीक है ना? तो ग्राफ नीचे तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल तो हमेशा बढ़ती रहती है। तो डिस्टेंस ट्रेवल में ये ग्राफ एज इट इज उल्टा हो जाता है, यानी कि यहां से पकड़ो और इस ग्राफ को ऐसे उठा दो, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में वही तो डिस्टेंस ट्रेवल है, ठीक? तो यहीं का यहीं इस ग्राफ को यहां तक तो आप ऐसे लेके आए और यहां के बाद ऐसे कर दो, इसी वाले को उठा के ऊपर कर दिया मैंने। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा? डिस्टेंस का। कुछ समझ आया क्या? इसी एक ही ग्राफ में सारे बना दिए मैंने, वेलोसिटी का भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट का भी हो गया, डिस्टेंस का भी हो गया। एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल दोबारा से। एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सेलरेशन तो हमेशा -10 है। देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और कितना है? 10। तो जब ग्राफ बनाते हैं तो उसे प्लस माइनस पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, प्लस है या माइनस पहले बताओ तब बनेगा ग्राफ। तो ये तो माइनस डायरेक्शन में है, तो -10 मान लो यहां पे, ये रहा एक्सेलरेशन का। वेलोसिटी चाहे किधर जाए, पार्टिकल कहीं मरे कुछ जाए, एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ 10 रहना है हमेशा। तो ये लो पूरी जिंदगी, इस ग्राफ को तो आप पूरी जिंदगी बना सकते हो, ठीक? टाइम चाहे जितना हो जाए, चाहे आपकी उम्र बीत जाए, लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे ही रहेगा ना 10। तो इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे ही आता रहेगा। दैट्स इट। तीनों ग्राफ यहीं पर, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। स्पीड भी अगर हम यही बनाए तो स्पीड कभी नेगेटिव होती है क्या? स्पीड तो स्पीड है, कम ज्यादा तो हो सकती है वो, पर नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देख लो, स्पीड ऊपर की तरफ है, कम होते होते जीरो हो गई, फिर स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लग गई। यही ग्राफ उठा के ऊपर की साइड कर दो, यही वाला, ठीक है ना? तो इसको किसी दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। तो यहां तक तो ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी एक है, उसके बाद वेलोसिटी फिर से 20 हो गई है, तो यही वाला ग्राफ तो यहां आ गया। ये किसका ग्राफ हो गया? स्पीड का ग्राफ हो गया। क्या कुछ समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ शुरू से इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, तो इंक्रीज हो तो रहा है। नो सर, सॉरी, डिस्टेंस का सर जैसे फेस क्यों चेंज हुआ सर ऊपर से? सर उस पॉइंट पे जाकर सर फेस चेंज हो गया आपका। देखो यहां तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज है, जितना ऊपर उठ रहा है उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। आगे जाके क्या होगा, वापस आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो कम, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से नप रहा है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल नीचे है तो कम हो गया, वो नीचे आएगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो कम होना शुरू हो गया, ये देखो डिस्प्लेसमेंट तो कम होना शुरू हो गया, पर डिस्टेंस ट्रेवल तो अभी भी बढ़ती रहेगी। डिस्टेंस ट्रेवल कितना वो चल चुका है, वो तो चाहे उल्टा चले या सीधा चले वो तो बढ़ता ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना? तो ये वाला ग्राफ तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती रहेगी, इसलिए ये वाला ग्राफ एज इट इज ऊपर चला जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा ऐसे ही में, बहुत सारे। वेलोसिटी वाला देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि चेंज होने का रेट कांस्टेंट है, सेम टाइम में सेम वैल्यू कम होती है, ठीक? तो एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी कम हुई दूसरे सेकंड में भी वेलोसिटी उतनी कम होगी, इसलिए स्ट्रेट लाइन आया है बिल्कुल। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्या होता है? देखो v इज इक्वल टू ए इंटू टी लिख सकते हैं, u प्लस ए टी होता है कि नहीं होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ए तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, क्योंकि x एक्सिस पे हम t प्लॉट कर रहे हैं, y एक्सिस पे v प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका रोल प्ले करेगा? स्लोप का। और स्लोप क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट है, और जिस चीज का स्लोप कांस्टेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि ये वाली चीज स्ट्रेट लाइन होगी, यानी कि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ही होगी ऐसे करके। पहले सेकंड में 10 पे आ गई, दूसरे सेकंड में 0 पे आ गई, तीसरे सेकंड में -10 पे आ गई और चौथे सेकंड में -20 पे आ गई, तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा। सोच के देखो, ऐसे थोड़ी ही बनेगा कि ये यूं करके बना देंगे, यूं कि इन पॉइंट से पास होना है, बनेगा तो स्ट्रेट लाइन ना, इस तरीके से आ जाएगा ग्राफ। कुछ क्लियर हो गया? चलिए, जो कुछ भी डाउट है आप इमीडिएटली पूछ लो, यहीं का यहीं, ठीक? इसको नोट कर लो अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के, ठीक? वो आपकी ड्यूटी, आप कैसे बना के डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइम सब लिखते हो, ठीक? एक एक करके नोट करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं ऐसे ही, ठीक है? चलिए,
हो गया? ये तो मिटा दूं? दो सिचुएशन है, ठीक है। पहली सिचुएशन क्या है? एक बंदा बहुत तेजी से दौड़ रहा है। जब वो इस पॉइंट पे आता है तो उसकी स्पीड इस तरफ कितनी होती है? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस टाइम इसका एक्सेलरेशन है माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो हर सेकंड इसकी स्पीड दो कम हो जाएगी। पहले 20, फिर 18, फिर 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10, ऐसे करके एक टाइम पे 0 हो जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ 20 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और कितने टाइम में 0 हो जाएगा? 10 सेकंड में 0 हो जाएगा। ये ग्राफ आ जाएगा। देखो, अगर इसमें मैं ग्राफ बनाऊं तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। अब एक चीज और है, अगर इसका एक्सेलरेशन ये कंटिन्यू रहा तो जब ये रुकेगा उसके बाद इसको वापस आना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर कंटिन्यू है तो ये जो 20 है ना इस तरफ, इसको 0 कर देगा और फिर एक्सेलरेशन वापस ले आएगा इसको, और फिर इसी पॉइंट से पास करेगा इस तरफ। कितनी स्पीड से? 20 से ही वापस। समझ में आ रहा है ना इतना? तो क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर लगता रहता है तो वो वेलोसिटी में चेंज करता ही रहता है। एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्सेलरेशन का मीनिंग है फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ फोर्स है। इसमें एक्सेलरेशन -2 है। -2 का मतलब एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसका मतलब कोई इस तरफ धकेल रहा है। मान लो इस दौड़ते हुए को कोई धकेल रहा है ऐसे, तो थोड़ी देर में रोक देगा, और रोकने के बाद भी धकेल रहा है तो क्या होगा? वापस चला देगा। तो ये आदमी जाके ऐसे वापस आएगा, तो ये वेलोसिटी का ग्राफ आगे कंटिन्यू रहेगा ऐसे, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब पहले स्पीड 20 थी, कम होती जा रही है, और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ऐसे हो जाता है। तो अब आप ये देखो, जब शुरू में स्पीड ज्यादा है तो पहले 1 सेकंड में तो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ये, दूसरे 1 सेकंड में कम करेगा, और तीसरे 1 सेकंड में और कम करेगा, चौथे 1 सेकंड में और कम करेगा, 4 सेकंड में, और ऐसे ही करते 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 बाद में बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बाद में 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर इन्हीं चीजों को वापस करते हुए वापस आ जाएगा यहां तक। तो अब आप देखो, जब पहले टाइम में बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो पहला ग्राफ तो ऐसे होना चाहिए, यूं पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा तो यूं होना चाहिए। देखो, तीसरे सेकंड में और कम ट्रेवल करेगा तो यहां तक तो डिस्टेंस ऐसे ही चलती रहेगी। जब इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ आ जाएगा तो ग्राफ बिल्कुल सीधा हो जाएगा यूं। सोचो ध्यान से मैंने क्या बोला है। देखो, ये तो वेलोसिटी है, कम होती जा रही है। जब वेलोसिटी कम होती जा रही है तो ये डिस्टेंस का स्लोप भी तो नीचे गिरता जाएगा, गिरता जाएगा ना। यहां पे हो गया ये। जब वेलोसिटी 0 है तो स्लोप बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए इसका, बिल्कुल सीधा। क्यों? जिस वक्त वेलोसिटी 0 उस वक्त डिस्प्लेसमेंट 0 रहता, चेंज ही नहीं होता। और उसके बाद तो ग्राफ वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नीचे आना चाहिए यूं करके, आगे चल के वापस नीचे आ जाएगा। ठीक, यही तो चीज है जो मैंने वहां पे समझाई है आपको, यही चीज है एग्जैक्टली। पर यहां पे दूसरा केस देखो,
ठीक, आदमी ने यहां से दौड़ना शुरू किया है, यहां से, और इस तरफ, ठीक है ना, उसका जो एक्सेलरेशन है वो 2 है। ठीक, यहां से दौड़ना शुरू किया उसने, इसका एक्सेलरेशन 2 है। तो कुछ सेकंड के बाद वो, मतलब 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड तो 20 हो जाएगी। तो उस केस में जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आएगा? ये वाला ग्राफ आ जाएगा वेलोसिटी का, यहां तक पहुंचने में। और अभी वो और आगे दौड़ेगा, और आगे दौड़ेगा, अभी वो रुकेगा नहीं। इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ तो ऐसे आएगा ना, बिल्कुल वही पहुंच जाएगा, उसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि वो 0 से 20 हुआ है और वो 20 से 0 हुआ है, डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रेवल करेंगे। क्या बात समझ में आई? अब ये ग्राफ ऐसे क्यों है? क्योंकि शुरू में स्पीड बहुत कम है, तो इसलिए डिस्टेंस तो कम ही ट्रेवल करेगा। स्पीड बढ़ गई तो थोड़ी सी और ज्यादा कर, स्पीड और बढ़ गई तो और ज्यादा करने, स्पीड और बढ़ गई तो अब और ज्यादा करने लगेगा उतने ही टाइम में। कुछ समझ में आ रहा है? तो ग्राफ को ऐसे ही होना पड़ेगा जब स्पीड बढ़ेगी। तो ये वेलोसिटी का ग्राफ और ये डिस्टेंस का ग्राफ, यहां पे ये वेलोसिटी का ग्राफ और ये वेलोसिटी का ग्राफ और ये डिस्टेंस का ग्राफ। क्या दोनों ग्राफ में अंतर समझ आ रहा है? ठीक, अब अगर इस वाले पे तुरंत से एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना था? +2। अगर इसका एक्सेलरेशन तुरंत -2 कर दिया तो अगले वाले 10 सेकंड में जाकर फिर रुक जाएगा ये, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ा। तो वो अब आगे, इस ग्राफ को आगे कैसे बनाऊं? कैसे बनाऊं आगे? अब ग्राफ ये, क्योंकि जाएगा तो आगे ही, डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा ही, तो ये ग्राफ तो अभी ऊपर ही जाना है, पर ऊपर जाते जाते अब ऐसे हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? बात समझ में आ रही है? अगर ये कंटिन्यू रहता तो यही ग्राफ यूं चलता रहता, ठीक, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा ये वहां पे जाकर रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा तो ग्राफ वहां पे फिर सीधा हो जाएगा। क्या कुछ समझ आया? क्लियर हो रहा है? और इसमें आगे क्या कंटिन्यू रहेगा? पुराने वाले केस में ये तो वापस आ जाएगा, इसका ग्राफ तो यूं जाके फिर वापस नीचे आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के ग्राफ सेम रहेंगे? इस केस की डिस्टेंस और इस केस का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ग्राफ होंगे, क्योंकि अगर इस केस का डिस्टेंस मेजर की जाए, डिस्टेंस बनाई जाए, तो इस वाले ग्राफ को ऐसे ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक, तो थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, पर आ जाएगा ऊपर की साइड। ठीक, देखो ये केस 1, ये केस 2। पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ बना दिए, तो एक का डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे जाके ऐसे आ गया, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाके ऐसे आ गया। क्लियर? डिस्टेंस का कैसे बनेगा? इस वाले केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वही तो डिस्टेंस है, इस वाले केस में अभी तक, तो इसका तो यही का यही रहेगा। इसके में क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ये वाली चीज एज इट इज ऊपर की साइड उठा दोगे आप, यूं करके अंतर आ जाएगा दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा ना। तो इसका वाला जो डिस्टेंस का ग्राफ है वो ऐसे आ जाएगा, डिस्टेंस इन फर्स्ट केस, और ये क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ इन सेकंड केस। क्या ये ग्राफ समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है इतना? जल्दी से नोट कर लो, दोनों केस बना के एक साथ। ये जो दोनों के दोनों केसेस एक ही ग्राफ पे बना देता हूं ना मैं, ये आपके फायदे के लिए ही है। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है कि नहीं होता? इससे एकदम वही का वही कंपैरिजन हो जाता है, ठीक है ना? तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए है। जल्दी से चीज नोट करिए। ये वाला केस देखिए, इस केस में क्या है? एक मान लो आदमी है, उसने दौड़ना शुरू किया है, स्टार्ट किया उसने दौड़ना, ठीक है ना? उसने दौड़ना स्टार्ट किया है। अगर उसने दौड़ना स्टार्ट किया है तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इसलिए इसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। ये तो बहुत तेजी से दौड़ रहा था,
पहली बार में ही बहुत तेज दूर जोड़ेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा ऐसे करके। जब तेजी से बढ़ना होता है तो ऊपर चलता है, धीरे बढ़ना होता है नीचे को चलता है। क्या बात समझ में आई? बस इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता 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 ही चला जाएगा, तो इस तरीके से इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। इसके बाद इसने स्लो होना शुरू कर दिया, तो चलेगा तो आगे ही, स्लो हो रहा है भले ही पर चलेगा तो आगे ही, तो ये जाके ऐसे हो जाएगा ग्राफ। मतलब स्लो ना शुरू हो जाएगा तो वो सेकंड वाले के जैसे ऊपर से मुड़ जाएगा। हाँ ठीक, इसको जल्दी से नोट करिए। अभी देखो क्या है, ग्राफ के जो क्वेश्चंस है, ठीक है ना, उनमें सोचना पक्का पड़ता है। बिना सोचे आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, और एक बार आपको सोचने की आदत पड़ गई ना, फिर काइनेमेटिक्स आपकी टिप्स पे आ जाएगी। सोचना शुरू कर दो, बस होगा क्या, ऊपर बढ़ेगा नीचे बढ़ेगा, दिमाग लगाना है पूरा फुल टू। ठीक, देखिए क्या होगा, अब एक सिचुएशन दे रहा हूं मैं आपको। ठीक, अगर वेलोसिटी का ग्राफ ऐसे है तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा? कांस्टेंट ऊपर आएगा नीचे आएगा? देखो बढ़ती जा रही है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी तभी तो बढ़ती है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, तो एक्सेलरेशन कहीं यहां पे होगा और इस तरीके से आ जाएगा। बात समझ में? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। क्यों ऐसे होगा? क्योंकि वेलोसिटी शुरू में 0 थी और बढ़ती जा रही है, तो यहीं से स्टार्ट होगा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी, और धीरे धीरे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? आप सिचुएशन ध्यान से देखना। दो वर्ड होते हैं, एक तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक, और एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, ये वाली चीज ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीज ही होती है, कभी डिक्रीज होती है क्या? कम तो कभी होगी नहीं, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, पास ले आओगे तो कम हो जाएगी, दूर ले जाओगे तो ज्यादा हो जाएगी। तो पहले डिस्टेंस के साथ पढ़ना है क्या लिखा हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती, चाहे उल्टा चल लो या सीधा चल लो, वो तो ऑलवेज इंक्रीज होगी। लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक, सिचुएशन को बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक आदमी है जिसकी स्पीड इस तरफ है, ठीक, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दौड़ता रहेगा। जहां से हमने इसको काउंट करना शुरू, क्योंकि स्पीड पहले से ही ज्यादा है, तो हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसपे हम स्टॉपवॉच ऑन करेंगे। शुरू थोड़ा ही कर रहा है दौड़ने, तो पहले से दौड़ रहा है, शुरू थोड़ा ही किया इसने, ये तो पहले से दौड़ रहा है। लेकिन अब इसकी स्पीड कम होती रहेगी धीरे धीरे। कितने टाइम में 0 हो जाएगी? 5 सेकंड में 0 हो जाएगी। दौड़ते दौड़ते इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक फ्लैग लगा हुआ है ये, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इस मैन के और फ्लैग के बीच की डिस्टेंस प्लॉट करनी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इस मैन के प्लॉट करना है डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड फ्लैग। ये मैन है, ये लो, ये मैंने बना दिया कार्टेशियन प्लेन, ये डिस्टेंस और ये टाइम। केस एक बार फिर से सुनो। एक आदमी है उधर से दौड़ रहा है, जब भी यहां पहुंचेगा तभी हम स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। यहां जब पहुंचेगा इसकी स्पीड 5 है, अब इसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी। सामने एक फ्लैग लगा हुआ है, मैन के और फ्लैग के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक, तो बस वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ही प्लॉट करना है। क्या करना पड़ेगा?
बताइए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सोचिए फिर मैं करता हूं। 2 मिनट का टाइम है। तो ऊपर से ग्राफ नीचे आएगा। ऊपर से ग्राफ नीचे आएगा। क्या इसको टच कर जाएगा? क्यों टच नहीं करेगा? इसको टच करने का मतलब डिस्टेंस 0 हो जाना। अगर आदमी दौड़ते हुए फ्लैग से आगे निकल गया तो डिस्टेंस 0 होगी एक बार को, और अगर वो उससे पहले ही रुक गया तो कभी यहां टच ही नहीं हो पाएगा, ग्राफ ऊपर ही रहेगा। तो क्या डिस्टेंस 0 हो जाएगी? कैसे पता? 12.5 चलेगा वो। ठीक, देखो 5 सेकंड, t इज इक्वल टू 5 सेकंड में वो रुकेगा। अब 5 सेकंड में वो यहां भी रुक सकता है, यहां भी रुक सकता है। अगर यहां रुक गया तो डिस्टेंस कभी फ्लैग तक पहुंच ही नहीं पाएगी, यानी डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगी। और आगे रुका तो यूं जाएगा, 2 बार डिस्टेंस 0 होगी, जाते टाइम 0 होगी और आते टाइम भी, क्योंकि वो रुकेगा थोड़ी यहां पे, ये तो कंटिन्यू है, ये तो हमेशा लगेगा। तो रुकने के बाद वापस भी आना है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पहले तो मुझे चेक करना पड़ेगा कहां रुकेगा वो, 12.5 पे। कैसे पता चला? S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे, वैसे तो प्लस ही है पर A की वैल्यू क्या है यहां पे? माइनस। तो UT कितना होगा? 5 इंटू U कितना हो जाएगा? 5 है ना, टाइम कितना है? 5 प्लस हाफ इंटू माइनस का 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ये तो 12.5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर। अगर ये चीज 12.5 मीटर है, इसका मतलब आदमी 12.5 तक पहुंचेगा, यानी कि यूं आएगा, फ्लैग को क्रॉस करेगा और चल के वापस चला जाएगा। इसका मतलब जब यहां से पास होगा तो डिस्टेंस 0 होगी, इसका मतलब यहां कहीं डिस्टेंस 0 होगी, और डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितनी है? 10। तो ग्राफ 10 से स्टार्ट होगा, थोड़ा टाइम लेगा और 0 पे आएगा। अब 0 पे आने के 3 तरीके हैं, या तो ये ऐसे आएगा, या ये ऐसे आएगा, या फिर ये ऐसे आएगा। कौन सा ग्राफ? 1, 2 या 3? 1, 2 या 3? कौन से वाला आएगा? दिमाग लगाना है फुल। 3। 2 तो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा होगा? 1, 2 या 3? 3। ओके, मेरे हिसाब से 1 होगा, मेरे हिसाब से 1 होगा। क्यों? सुन लो ध्यान से, स्पीड शुरू में तो ज्यादा है, स्टार्टिंग में ज्यादा है ना स्पीड। जब स्पीड ज्यादा होगी तो जल्दी से पास आएगा, फिर धीरे धीरे पास आएगा, फिर और धीरे धीरे पास आएगा। जब स्पीड शुरू में ज्यादा होगी तो जल्दी से पास आएगा, टाइम कम, पास ज्यादा, धीरे धीरे। ऐसे डिवाइड कर लो ना टाइम को, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो। देखो पहली बार में ज्यादा नजदीक आ जाएगा, दूसरी बार में कम टाइम उतना ही लगाएगा पर नजदीक कम आएगा, और तीसरी बार में और ज्यादा टाइम लगाएगा पर उतना नजदीक नहीं आएगा, चौथे बार में ही आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ सही है। ये वाला ग्राफ क्या बताता है? ये वाला ग्राफ बताता है शुरू में टाइम तो ज्यादा लेगा पर पास कम आएगा। बात समझ में? और ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तब होगा जब एक्सेलरेशन 0 होता है, या कांस्टेंट 0 होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तब होता है ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है ना, ये वेलोसिटी का नहीं है। अब क्या होगा? अभी तो ये यहां रुकेगा थोड़ी, और आगे जाएगा, और यहां आगे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो यहां से थोड़ी देर में देखो 2.5 फिर से आज, मान लो ये 2.5 है, तो थोड़ी देर में डिस्टेंस फिर से 2.5 हो जाएगी, यानी कि ग्राफ यहां से चल के यहां पहुंचेगा। जब वो आगे निकल जाएगा तो डिस्टेंस फिर से 2.5 नहीं हो जाएगी। तो अब आप ये बताओ, यहां से 2.5 पहुंचना है ऐसे, वो ऐसे पहुंचेगा या ऐसे पहुंचेगा? 1, 2 और 3, कौन सा सही होगा? 3। सोच लो अच्छे से। 1। अब तो ये यहां से जाके यहां तक आने का ग्राफ है, ये ग्राफ तो ऐसे ही होगा,
अभी तो कराया था, ठीक है ना। पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आ जाता है तो ग्राफ कैसे होता है, ऐसे। तो ये वाला भी तो ऐसे ही होगा, क्योंकि वापस आएगा फिर जीरो हो जाएगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ के फिर जीरो हो गई, यही तो आएगा। अब इससे आगे वाला कैसे होगा, अब तो दूर 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 ही जाता चला जाएगा। दिमाग लगाओ। अब ऐसे होगा और ये होता चल जाएगा, क्योंकि वहां भी नहीं रुकेगा जहां से देखा हमने, उससे भी आगे निकल जाएगा और चलता ही चला जाएगा। ठीक, अब तो दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी और फिर बहुत तेजी से बढ़ेगी। ठीक, तो ये ग्राफ आ जाएगा, देख लो क्या खतरनाक है। ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैं बहुत इजी भी करा सकता हूं, बहुत आसान से, आप खुश हो जाओगे एकदम कि हमें तो सब आ रहा है। एग्जाम के दिन रोते हैं फिर कि यार अब तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो थोड़ा लेवल बताना जरूरी है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं, अगर मेरे नोट्स जाके अपने घर दोबारा नहीं पढ़े, जो भी यहां बोर्ड पे लिखा हर चीज नोट करो, सोचो जाके कि क्या बोल के क्या लिखा था। ठीक, तो मेरे को पिक कर पाओगे, वरना लूज पड़ जाओगे थोड़े टाइम में, क्योंकि मैं लेवल नीचे नहीं करता, इतना श्योर है। आईआईटी है, उसके हिसाब से नहीं पढ़ाओगे तो नहीं कर पाएंगे आईआईटी। ठीक है ना, स्टूडेंट है। ठीक, तो मैं लेवल बिल्कुल जीरो पे तो कभी नहीं लाऊंगा, लेवल बिल्कुल आईआईटी वाला ही रहेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। मेरे हिसाब से ग्राफ आपको समझ आ रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि ना समझ आए, फील करके देखो कैसे ग्राफ होना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने होने चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर? थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए या नोट करोगे? नोट करो फटाफट, फिर और आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस 5 मिनट्स का एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसके बाद ओवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। किसी ने, इसके हाथ में बॉल है, ये हाइट है 20 मीटर, इसने बॉल छोड़ दी, बॉल आके यहां टकराई, टकराने के बाद रिबाउंड हुई और वापस इसी के हाथ में चली गई। ठीक, वापस इसी के हाथ में चली गई। ग्राफ बनाना है हाइट, ठीक, फ्रॉम ग्राउंड वर्सेस टाइम का। बताइए क्या बनेगा? ग्राउंड से हाइट धीरे धीरे कम होगी,
बॉल ड्रॉप की है। हाँ जो भी है बताओ, गलती तो होगा ज्यादा से ज्यादा, जो भी है बताओ। सर पहले ग्राफ शुरू में हाइट 20 है, सर ऊपर से नीचे को एक टाइम में हाइट 0 हो जानी है, तो ग्राफ यहां से यहां आना है। दो तरीके, या तो ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। सर ये पहला वाला आएगा, पहला आएगा कौन सा वाला आएगा? पहले वाला। और फिर जब वापस ऊपर जाएगी फिर से कैच कर लेगा वो। तो हाइट फिर से कितनी हो जाएगी, क्योंकि जितना टाइम आने में लगा उतना ही जाने में लगेगा, यानी कि फिर से ये होना है, या तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। फर्स्ट वाला। पहले बताओ, शुरू में तेजी से गिरेगी या शुरू में धीरे धीरे गिरेगी? सर पहला थर्ड होगा, शुरू में नहीं, ड्रॉप कर रहे हैं ना, सर शुरू में धीरे धीरे गिरेगी फिर तेजी से गिरेगी। पहला थर्ड होगा। इसमें तो ये आ जाएगा। और फिर जब उठेगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से गिरी है एकदम से उतनी से ही उठेगी, तो उसमें भी ये होगा। क्लियर? बस आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट टर्न पे ग्राफ ही कंटिन्यू रखेंगे हम, ठीक। HCV में क्वेश्चन नंबर 27 तक करके लाना है, ठीक है।